हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए प्राचीनतम भारत की संस्कृति एंशंट हिस्ट्री की आज की चौथी क्लास है, पार्ट 4। तो मैंने आपको कल की क्लास में कुछ चर्चा की थी मोहनजोदड़ो और लोथल के बारे में कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो क्या है और कैसी विशेषताएं हैं, क्या कैसा। तो ये सब मैंने कल की क्लास में मतलब बहुत सारी बातें बताई थी। जिन्होंने मतलब वो क्लास अटेंड न की हो तो वो देख सकते हैं, जिनको हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल का नॉलेज न हो तो वो क्लास देख सकते हैं। तो सारा मैटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने आपको कल ये भी बताया था नगर और भवन के बारे में कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर और भवन कैसे पाए गए, ठीक है, कैसे उनके साक्ष्य मिले। तो ये भी बताया था हड़प्पा मोहनजोदड़ो में क्या नगर भवन पाए गए, ठीक है। तो ऑपरेशन अनागार क्या होता है, अन्नागार क्या होता है, मैंने ये सब आपको कल पूरा क्लियर कर दिया था। मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। अगर डाउट होगा तो मेरी एक बार वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। एंड आज की वीडियो में चलते हैं गाइज आगे की ओर, ठीक है। हम सिंधु सभ्यता के और भी क्षेत्र देखें कि क्या क्या वहाँ का विकास हुआ, क्या क्या साक्ष्य मिले वहाँ के, ठीक है गाइज। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सभा और भवन। सभा और भवन के बारे में जानेंगे, ये सभा भवन क्या होते थे। तो सभा भवन हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे, तो वो दुर्ग की दक्षिण की ओर 27 मीटर कम से कम उनकी लंबाई होती थी और 27 मीटर उनकी चौड़ाई। दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों के आकार का एक वर्गाकार भवन मिलता था दुर्ग के दक्षिण की ओर 27 मीटर लंबा 27 मीटर चौड़ा वर्गाकार भवन मिलता था, जिसे सभा भवन कहा गया। नॉर्मल सी बात है, उसे ही सभा भवन कहा गया, मतलब दुर्ग के दक्षिण की ओर। बस इतना याद रखना है। और इसमें ईंटों के 20 चौकोर स्तंभों के अवशेष मिले हैं, मतलब ईंटों के मकान में, जैसे वो आज के युग में बोले तो पिलर बोलते हैं, ठीक है, पिलर। तो वही खंबे, मतलब ईंटों के 20 चौकोर खंबे पाए गए थे और इनकी 4 कतारें हैं, प्रत्येक में 5-5 खंबे हैं, स्तंभ हैं। और मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर की ओर था। सभा भवन का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर की ओर था। संभवतः इन स्तंभों पर भवन की छत टिकी हुई थी, जैसे कि आज देखते हैं तो पिलर बना के छत, उसको छत बना देते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे ही वहाँ पर होता था, वो खंभों पे छत टिकी हुई थी। इस प्रकार यह स्तंभों वाला भवन था। भवन के भीतर बैठने के निमित्त बहुत सारी चौकियाँ बनाई गई थी, ठीक है, कि अब सभा भवन है तो अब इसीलिए बहुत सारे लोग बैठेंगे। तो मैके के विचार में, एक मैके नाम के वो थे, तो उनके विचार में यहाँ कोई पुरातत्व एक साक्ष्यों को प्राप्त करने वाले, उन्हें लगता था कि इस भवन का उपयोग सार्वजनिक सभाओं के लिए किया गया है, यानी सार्वजनिक लोग आना जाना बैठे, क्योंकि इतनी सारी चौकियाँ वहाँ पे बनाई गई थी। तो इसका मतलब यही है कि जब अगर हमारे घर में कोई ज़्यादा व्यक्ति आते हैं तब हम उसकी व्यवस्था अलग से करेंगे, ठीक है, और भी चेयर लाएंगे। तो संभवतः यहाँ पर भी उन्होंने अनुमान लगाया, मैके ने, ठीक है, पुरातत्व शास्त्रियों ने दिमाग लगाया, मैके ने सोचा कि यहाँ ज़रूर मतलब जब इतनी सारी चौकियाँ हैं तो चौकियाँ होने के बाद सार्वजनिक सभाओं के लिए ही किया जाता होगा। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मोहनजोदड़ो में बहुत अच्छी अच्छी मतलब उनकी सड़कें थी और सड़कें और नालियाँ ईंटों से बनी हुई थी। तो वहाँ का सर्वाधिक बहुत उनका विशेषताएं थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो की सड़कें और नालियाँ वगैरह अच्छी ईंटों से बनी हुई थी, पक्की ईंटों से। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा। सड़कों को भी राजपथ कह दिया उन्होंने। मोहनजोदड़ो की एक सड़क थी जो 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा है। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 मीटर से 3.66 मीटर तक थी और गलियां 1.80 मीटर तक ही चौड़ी रहती थी। गलियों में ज़्यादा विशेष, अगर गलियां हम 10 मीटर कर देंगे तो फिर हमारी सड़कों का क्या होगा। फिर मोहनजोदड़ो की थोड़ी ना हाईएस्ट लेवल की सड़क होगी, फिर तो वो गलियाँ ही हो गई 10 मीटर। तो इस नगर को अनेक वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करते थे। सड़कें मिट्टी की बनी हुई थी, किंतु इनकी सफाई की अच्छी व्यवस्था थी। इस पर कूड़ा करकट एकत्रित करने के लिए स्थान स्थान पर गड्ढे खोदे जाते थे। और मोहनजोदड़ो में मतलब व्यवस्थाएं अच्छी थी, सफाई जहाँ रहेगी वहीं
अच्छा लगेगा, चाहे वो कच्चा हो चाहे पक्का हो। और गंदगी फैलाए रखेंगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मोहनजोदड़ो की सड़क के दोनों किनारे पर चबूतरे बने हुए मिलते हैं। संभवतः इन पर बैठकर दुकान वस्तुओं की बिक्री किया करते थे। मतलब सड़कें बनी हो, जैसे कि मार्केट देखते सड़कों के अगल बगल दुकानें होती हैं, उस टाइम पे सड़कों के अगल बगल चबूतरे बना हुआ करते थे जहाँ दुकानदार बैठकर वस्तुओं को बेचा करते थे। प्रत्येक खंड में भवन बने होते थे। प्रायः प्रत्येक सड़क व गली के दोनों ओर पक्की नालियाँ बनी हुई थी जिनसे होकर नगर का गंदा पानी निकल जाता था। किसी किसी स्थान पर बड़ी नालियों के बीच में गड्ढे भी बना दिए जाते थे कि जिनमें नाली का कूड़ा करकट एकत्र होता था और बड़ी नालियों को पत्थर की पट्टियाओं से ढक दिया जाता था। मकान के कमरों, रसोई, स्नान गृह, शौचालय आदि से निकल कर नालियों को एक बड़ी नाली में जोड़ दिया जाता था। फिर वह बड़ी नाली सार्वजनिक नाली मिलती थी। स्थान स्थान पर मेन होल बने होते थे। इन्हें बड़ी बड़ी ईंटों से ढका जाता था जिन्हें हटाकर नाली को साफ करते थे। नालियों की यह विस्तृत व्यवस्था सैंधव सभ्यता की अद्भुत विशेषता थी जो किसी अन्य समकालीन नगर में नहीं प्राप्त होती थी। इनकी देखरेख अवश्य आधुनिक युग की भांति नगर पालिकाओं द्वारा की जाती होगी, लेकिन रोम निवासियों के काल तक किसी भी दूसरी सभ्यता के अंतर्गत सैंधव सभ्यता के समान नालियों का सुप्रबंधन देखने को नहीं मिलता था। हमारे सभा भवन में देखने को मिला, जोधड़ों में देखने को मिला, काफ़ी चीज़ें अच्छी सफाई वफाई मिली, वहाँ पे नालियाँ भी अच्छी सुव्यवस्थित तरीके से मिली। 18वीं सदी के पूर्व लंदन और पेरिस जैसी नगरों में सफाई की इतनी उत्तम व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई थी। मकान, नालियाँ, स्नान गृह अच्छी तरह पक्की ईंटों की सहायता से बने थे। ईंटें चतुर्भुजाकार होती थीं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट 51.43 सेंटीमीटर आकार की थी और उल्लेख है कि सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जो मिस्र की सभ्यता थी, तो उसमें अगर उससे कंपेयर किया जाए तो उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। और मेसोपोटामिया में भी इनका सीमित मात्रा में ही प्रयोग किया गया था। ऐसा नहीं कि सब जगह ही पक्की ईंटें चला दी, सीमित अच्छी अच्छी जगह में ही पक्की ईंटें बनवाई हैं और बाकी की जगह कच्चा ही रहा है। हमारे इसी में मोहनजोदड़ो में इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही मिला है सब पक्की ईंटें, पक्की नालियाँ। तो सैंधव सभ्यता के भवन 3 प्रकार के हैं। पहला निवास गृह, विशाल भवन और सार्वजनिक स्नानागार। यहाँ के छोटे मकानों में 2 कमरे होते थे, जबकि बड़े मकान महलों के आकार के होते थे और मकानों के दरवाजे गलियों की ओर होते थे। मुख्य सड़क के कोलाहल और प्रदूषण से बचने के लिए शायद दरवाजे, खिड़कियाँ और रोशनदान सड़कों की ओर न होकर पिछवाड़े खुलते थे। प्रत्येक मकान में मतलब पीछे का गेट खुलता था, पिछवाड़े का मतलब पीछे का गेट नहीं खुलता था। रोशनदार लगे रहते थे तो गेट की ज़रूरत नहीं थी। प्रत्येक मकान में रसोई घर, आंगन, कुएं और स्नान घर और इत्यादि मतलब ढकी हुई नालियाँ होती थी। तो इससे सूचित होता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग स्वास्थ्य एवं सफाई के प्रति अत्यंत सजग थे। ये पॉइंट नोटिस कर लेना कि हड़प्पा संस्कृति के लोग स्वास्थ्य एवं सफाई के प्रति अत्यंत सजग थे। मकानों की फर्श पक्की नहीं थी, बल्कि केवल मिट्टी कूट कर उसके ऊपर कच्ची पक्की ईंटें बिछाकर ही बनाई जाती थी। मतलब पहले उन्होंने कच्ची मिट्टी को पीट कर बनाया अच्छे से, लिपाई पुताई करने के बाद फिर भी वो सफाई रखते थे। आज के युग में देखा जाए एक से एक ब्रांडेड फर्श लगे रहते हैं, फिर भी लोग सफाई नहीं करवाते हैं। इसलिए लाइफ में सफाई बहुत ज़रूरी है, चाहे हम खुद करें चाहे किसी से करवाएं, विदाउट सफाई के नहीं रहना चाहिए। ठीक है गाइस, ये हमारा हो गया सभा भवन के बारे में मैंने बता दिया। जब यार पुराने लोग सभा भवन में के लोग मोहनजोदड़ो में इतनी सफाई कर लेते थे, तब यार हम नहीं कर सकते हैं? हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, तो हम लोगों को और भी ज़्यादा सफाइयाँ रखनी चाहिए। ठीक है गाइज। एंड गाइज अब हम अपना 6th पॉइंट चलेंगे, चहुंदड़ो। अब चहुंदड़ो क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो चहुंदड़ो एक ऐसा प्लेस है मोहनजोदड़ो के लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में
मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर है, जो कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस स्थल की खोज 1934 ईस्वी में इस प्लेस की खोज 1934 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। किसने की? ये पॉइंट है, नोट कर लें। इसकी खोज एन.जी. मजूमदार ने की थी। 1935 ईस्वी में मैके द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य कराया गया था और सबसे निचले स्तर से सैंधव संस्कृति के अवशेष मिलते थे। यहाँ की मुख्य सड़क 7.5 के समथिंग मीटर चौड़ी होती थी। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की भांति यहाँ भी मकान सड़क के दोनों ओर बनाए गए थे। मतलब सड़क बीच में और मकान दोनों सड़क के दोनों आर पार, इस साइड भी उस साइड भी बनाए गए थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो में बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। सभी गलियों में पक्की ईंटों से ढकी नालियाँ भी बनी थीं। मकानों में कमरे, आंगन, स्नान गृह, शौचालय आदि होते थे। स्नान गृह और शौचालय की फर्श ईंटों की बनती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था, जहां मणिकारी, मोहर बनाने वाली, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, बीड फैक्ट्री और भट्टी की खोज की। मनका बनाने की कारखाना, बीड फैक्ट्री और भट्टी की खोज की। कुछ बटखरे और मोहरे अत्यंत उच्च कोटि की हैं, किंतु चहुंदड़ों से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। चहुंदड़ों से किलेबंदी के साक्ष्य कतई नहीं मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ ईंटें वक्राकार, कर्व टाइप की हैं। ठीक है, तो मतलब वहाँ चतुर्भुजाकार थी ईंटें, यहाँ थोड़ा वक्राकार टाइप की हैं। ये हमारा हो गया चहुंदड़ो प्लेस के बारे में। अब आप आते हैं सूतकांगे डोर, 7वां पॉइंट। सूतकांगे डोर क्या होता है? सूतकांगे डोर, तो सूतकांगे डोर कहाँ है? पाकिस्तान के मकरान में। सूतकांगे डोर पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित यह सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित यह सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में स्टाइन ने की थी और 1962 में जॉर्ज ने इसका सर्वेक्षण कर यहाँ से दुर्ग, बंदरगाह और निचले नगर का पता लगाया। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। इसकी दीवार में बुर्ज और द्वार भी बनाए गए थे। यहाँ की बस्ती के आकार प्रकार से सूचित होता है कि मोहनजोदड़ो और कालीबंगन जैसा यह कोई बड़ा नगर नहीं है, अपितु इसका महत्व एक बंदरगाह के रूप में था। सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच होने वाले समुद्री व्यापार को सुगम बनाने और उसकी देख रेख करने के योग्य से इस स्थान पर नगर बसाया गया था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में मृदभांड, एक ताम्र निर्मित बाणाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, मिट्टी की चूड़ियाँ और तिकोने ठीकरे आदि प्राप्त हुए, किंतु यहाँ से कोई भी मुहर और अन्य खुदी हुई वस्तु नहीं मिलती। सूतकागेन डोर के पूर्व में स्थित सूतकाकोह स्थल भी है। सूतकाकोह स्थल भी है किसके पूर्व में? सूतकांगे डोर में, सूतकागेन डोर में। इसकी खोज 1962 में डेल्स द्वारा की गई थी। यहाँ से 2 टीले मिलते हैं। इसका आकार प्रकार भी सूतकागेन डोर जैसा ही होता था। कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं जो सैंधव बर्तन के समान है। तो यहाँ पर कुछ बर्तन सूतकांगे डोर से मिलते हैं जो हमारे सैंधव बर्तनों के समान है। तो ये हमारा हो गया सूतकागेन डोर। अब हम बात करेंगे 8वें पॉइंट की, बालाकोट। बालाकोट क्या है? तो गाइज, बालाकोट हमारा कराची से करीब 88 किलोमीटर की दूरी पर बलूचिस्तान के दक्षिणी, मतलब कराची से आप करीब 88 किलोमीटर की दूरी पर एक बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के दक्षिणी तटवर्ती पट्टी पर स्थित यह स्थल सैंधव काल में एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। नाइनटीन 1979 से 1981 के बीच डेल्स ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया था।
यहाँ से प्राक सैंधव और विकसित सैंधव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं बालाकोट बंदरगाह से। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवन कच्ची ईंटों से बनते थे, जबकि नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। भवनों में कमरे, आंगन, चूल्हे आदि होते थे। भाले, बाणाग्र, तांबे, कांसे, मिट्टी आदि के ठीकरे, सेल खड़ी की मोहरें खुदाई मिली हैं। बालाकोट का सबसे समृद्ध उद्योग ठीकरे और सेल खड़ी की बालाकोट का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग, सेल इंडस्ट्री, और हजारों की संख्या में सीप की बनी चूड़ियाँ और टुकड़े यहाँ से मिले हैं। संभव है बालाकोट इनके निर्यात का प्रमुख केंद्र रहा होगा। यार, जब हजारों की संख्या में सीप की बनी चूड़ियाँ और टुकड़े मिले हैं तो संभव है कि बालाकोट इनके निर्यात का प्रमुख केंद्र रहा होगा। तो ये हमारा बालाकोट हो गया। अब हम चलते हैं अपने मांडा 9 पॉइंट। ये हमारे सारे प्लेस हैं, ठीक है। इनको डाबरकोट, मेहरगढ़, सीवी, कोट दीजी, चौंदड़ो जी है, लूनी। अब हम आएंगे 9 पॉइंट में मांडा क्या है। तो मांडा कहाँ है, पहले तो ये हम पता करेंगे। मांडा हमारा जम्मू कश्मीर से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर चेनाब नदी आप लोगों ने सुनी होगी। चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित यह विकसित हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी स्थल है। 1982 में जेपी जोशी और मधुबाला ने इसका उत्खनन करवाया और यहाँ से 3 सांस्कृतिक स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तरकालीन सैंधव प्रकाश में आए। हड़प्पा कालीन मृदभांड मिलते हैं। मिट्टी के ठीकरे, चर्ट ब्लेड, हड्डी के नुकीले बाणाग्र, कांस्य निर्मित पेंचदार पिन और एक आधी अधूरी मुहर आदि मंडा के सैंधव स्तर से संबंधित कुछ अन्य अवशेष मिलते हैं। ये हमारा मांडा हो गया। अब हम जानेंगे रोपड़ के बारे में। रोपड़ क्या है, रोपड़ बलूचिस्तान कहाँ पर कैसा है। तो रोपड़ हमारा पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित लेफ्ट तट पर स्थित यह भारत का एक ऐसा सैंधव स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी और 1953 से 1955 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी। यहाँ संस्कृति के 6 चरण मिलते हैं। इनमें प्रथम ही सैंधवकालीन है। यहाँ से इस सभ्यता के लगभग सभी पुरावशेष मृदभांड, सेल खड़ी की मोहर और 3 विभिन्न प्रकार की मोहरों से अंकित ठप्पे, चर्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे की बाणाग्र और कुल्हाड़ी आदि प्राप्त होते हैं। एक ऐसा कब्रिस्तान भी मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ऐसा कौन सा प्लेस है कि जहाँ कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया जाता है। तो आपको याद रखना है रोपड़, ठीक है। तो चलिए, ये आपकी रोपड़ हो गया। अब आपका कालीबंगन आया। कालीबंगन क्या है? तो कालीबंगन का बहुत बड़ा विवरण है जो कि हम आपको अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही बताएंगे। तो कालीबंगन पहले तो हम ये जानेंगे कहाँ पर है। राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है कालीबंगन। यह सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बी के थापड़ के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान यहाँ से भी 2 टीले मिलते हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पश्चिमी की ओर स्थित टीला छोटा था और पूर्वी की ओर का बड़ा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगन प्रथम नाम दिया गया। जो हमारा पश्चिमी टीला था उसको कालीबंगन प्रथम नाम दिया गया। इसके निचले स्तरों से प्राक सैंधव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस टीले की बस्ती भी सुरक्षा भित्ति से घिरी हुई थी। इसके निर्माण में 30 लंबाई, 30 चौड़ाई, 30
गहराई सेंटीमीटर की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था क्या टीले बनाने में। यह मूलतः 1.90 मीटर चौड़ी थी, जिससे बाद में दोगुना कर दिया गया। प्राक सैंधव काल के प्रमुख अवशेष में लाल और गुलाबी रंग के चौक निर्मित मृद भांड, साधारण तस्तरियाँ, पेंदीदार और सक्रिय मोह के घड़े, छोटे बड़े आकार के मटके आदि प्राप्त हुए। कुछ बर्तनों पर काले रंग में ज्यामितीय अभिप्राय चित्रित भी मिले। ठीक है। और पाषाण कुछ उपकरण हुए, ताम्र निर्मित कुल्हाड़ियाँ, परशु, सेलखड़ी, शंख, कॉर्नेलियन, तांबे के मनके, पक्की मिट्टी और तांबे की चूड़ियाँ इत्यादि अवशेष मिले। और पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी की खिलौनी गाड़ी, मतलब इत्यादि मिट्टी के खिलौना, गाड़ी, पहिए इत्यादि ये भी मिले कालीबंगन से। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मतलब इस काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है एक जुते हुए खेत की प्राप्ति। मतलब यहाँ खेत भी जुते हुए मिले। करवाते नहीं है कि जुताई बखराई वगैरह, तो यहाँ पर सब कुछ, मतलब यहाँ पे एक खेत जुता हुआ मिला था। इसमें आड़ी तिरछी जुताई की गई थी, लेकिन एक और फ्रोज, एक और हरैया पूर्व पश्चिम में, और दूसरे मतलब थोड़ा हिस्ट्री है, शब्द भी बहुत ऐसे अजीब टाइप के आ जाते हैं जिनको पढ़ने में बड़ी कठिनता महसूस होती है, लेकिन फिर भी हम कर ले जाते हैं। पहले की दूरी है 30 सेंटीमीटर, दूसरे की 190 सेंटीमीटर। ठीक है। तो गाइस दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती, जालीदार जुताई का नमूना प्रस्तुत करती है। मतलब वहाँ जुताई किया हुआ एक खेत मिला जो टेढ़ी मेढ़ी जुताई थी। तो तभी से खेतों की जुताई का विधि, मतलब जो खेतों में जुताई की जाए, तभी से वो साक्ष्य मिले खेतों की जुताई के। और यह विधि आज भी उत्तरी पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। और तभी से हमारी जुताई स्टार्ट हुई। एंड उसके बाद कम दूरी की हराइयों कालीबंगन में जुताइयों के साक्ष्य मिले। और अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि विकसित हड़प्पा काल में भी यह विधि रही होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। यहाँ की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि बेलनाकार तंदूर है। इनके नीचे पुताई की गई है जो बिल्कुल आज के तंदूरों जैसी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पक्की ईंटों से बने हुए भवनों के विपरीत कालीबंगन के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं, जो सामान्यतः इतने आकार की हैं। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुआं, स्नानागार बनाने में ही किया गया। यहाँ से सार्वजनिक नाली के अवशेष भी नहीं मिलते। मकानों की नालियों का पानी नापदानों में गिरता था। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य केवल कालीबंगन में ही मिला। कालीबंगन की एक फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया। फर्श की ईंटों का वृत्त को काटते हुए वृत्त का सुंदर अलंकरण मिलता था। संकालिया का विचार है कि इस प्रकार के अलंकरण का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। हड़प्पा कालीन कालीबंगन की नगर योजना भी अन्य नगरों के समान ही थी। यहाँ भी हमें दुर्ग और निचला नगर के रूप में नगर का विभाजन मिलता है। दुर्ग प्राक सैंधव स्थल के ऊपर ही बसाया गया था। दुर्ग को बीच से एक लंबी दीवार द्वारा, जो पश्चिम पूर्व में जाती थी, 2 भागों में विभाजित किया गया। एक चबूतरे पर कुआं, मतलब यहाँ 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर कुआं, अग्निकुंड और पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियाँ थीं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड और वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थीं। और आपका मतलब जो दुर्ग के इसी दक्षिणी अर्धभाग पर पहुंचने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनाई गई थी। स्पष्टतः इस दुर्ग का कोई धार्मिक प्रयोजन था। संभव है कि यहाँ पशु बलि भी दी जाती रही होगी, क्योंकि हड्डियां प्राप्त हुई थी। और कालीबंगन का निचला नगर भी सुरक्षा भित्ति से घिरा हुआ था। और सेलखड़ी और मिट्टी की मोहरें में भांड के टुकड़े कुछ लेख युक्त हैं। इनके अक्षर हड़प्पाई लिपि के समान है। लेख युक्त बर्तन के टुकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है। ठीक है। यहाँ के लेख
कुछ लेख युक्त बर्तन के टुकड़े से स्पष्ट हुआ है कि हड़प्पा लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ये पॉइंट है। आवास क्षेत्र के दक्षिणी भाग से कब्रिस्तान मिला है, जिससे समाधान की कुछ नई विधियों पर प्रकाश पड़ता है। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा कालीबंगन हो गया। अब धौलावीरा क्या है और कहाँ है? धौलावीरा हमारा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुक में स्थित एक स्थल की खुदाई से यह प्राप्त किया था। गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुक में स्थित है। सिद्ध हो गया था इस स्थल की खुदाई से कि सैंधव सभ्यता का सबसे प्राचीन और सर्वाधिक सुव्यवस्थित, खूबसूरत और सबसे बड़ा नगर संभवतः पाकिस्तान में पड़ने वाला मोहनजोदड़ो नहीं, बल्कि भारत में पड़ने वाला धौलावीर है। मतलब जब धौलावीर की यहाँ की खुदाई की गई, तब यहाँ सिद्ध हुआ कि सैंधव सभ्यता का सबसे प्राचीन और सर्वाधिक सुव्यवस्थित, खूबसूरत, सबसे बड़ा नगर संभवतः पाकिस्तान में पड़ने वाला मोहनजोदड़ो नहीं, बल्कि भारत में पड़ने वाला धौलावीर था। सर्वप्रथम 1967 से 1968 में धौलावीर की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जेपी जोशी ने की और 1990 से 1991 के दौरान आर.एस. बिष्ट द्वारा यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया, जो कई वर्षों तक चलता रहा। फलस्वरूप यहाँ से विकसित सैंधव सभ्यता के एक ऐसे नगर विन्यास का साक्ष्य मिलता है जो अपने आप से अद्वितीय है। इस नगर का क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर था। इस प्रकार यह भारत में स्थित 2 विशालतम सैंधव स्थल में एक है। और इस प्रकार का दूसरा स्थल राखीगढ़ी है, जहाँ इस सभ्यता के अन्य नगर केवल 2 भागों, दुर्ग और निचला नगर में विभाजित था। धौलावीर 3 भागों, दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड, पॉलिश्ड स्टोन ब्लॉक्स भी बड़ी संख्या में मिलते हैं। मिट्टी सफ़ेद है, संभवतः इनका उपयोग स्तंभों के रूप में किया हुआ होता। यह भी एक विरल उपलब्धि है, जिससे पता चलता है कि पत्थरों पर पॉलिश करने की कला से सैंधव निवासी सुपरिचित थे और यहाँ कहीं भी बाहर से नहीं आई। मतलब यह कहीं भी बाहर से नहीं आई। इससे अतिरिक्त सैंधव लिपि के 10 ऐसे अक्षर प्रकाश में आए जो काफ़ी बड़े हैं और विश्व की प्राचीन अक्षरमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो नदी तट पर स्थित अन्य नगरों के समान इस नगर का पतन भी जल स्रोत सूख जाने और नदियों की धारा में परिवर्तन के कारण संभव हुआ। कि अगर नदियाँ सूख गई तब भी ये नगर नष्ट हो जाएगा, अगर नदियाँ की धारा ज़्यादा बढ़ गई तब भी ये नगर नष्ट हो जाएगा, ये संभव। अब हम जानेंगे आलमगीरपुर कहाँ है और कैसे। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यहाँ के एक टीले की खुदाई से सैंधव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। यह इस संस्कृति के उत्तरकालीन स्तर पर द्योतक है। खुदाई में मृदभांड, मृतपिंड और मनके मिले हैं। यहाँ से कोई मोहर नहीं मिलती। एक गर्त से यहाँ से कोई मोहर नहीं मिलती। एक गर्त से रोटी बेलने की चौकी और कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े प्राप्त हुए। कुछ के ऊपर सैंधव लिपि के 2 अक्षर अंकित हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, त्रिभुज, गिलहरी आदि भी चित्रकारियाँ मिलती हैं। आलमगीरपुर से सैंधव अवशेषों की प्राप्ति यह सिद्ध करती है कि यह सभ्यता गंगा यमुना दोआब में फैली हुई है। यह सभ्यता गंगा यमुना दोआब में फैली हुई थी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम इतना ही बताएंगे और अब आपको मैंने मांडा, रोपड़, कालीबंगन, धौलावीर, आलमगीरपुर में सब बता दिया है और प्लेस भी याद कर लेंगे, सब कुछ कंप्लीट कर लें। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक यू।